फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत सारे तरीक़ों से हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं, पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बीमारी का कारण बनते हैं और हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट हम इन्हीं चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे लिए एक तरह से फ्रेंडली होते हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है। तो हम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों के लिए किया जाता है। ठीक है। उनका इस्तेमाल दही, ब्रेड और जो केक होते हैं उनको तैयार करने के लिए किया जाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए फ्रेंडली हैं उनका इस्तेमाल जो है वो दही, ब्रेड और केक को तैयार करने के लिए किया जाता है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल बहुत सालों से, ठीक है, अल्कोहल को तैयार करने के लिए किया जाता आ रहा है। ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका इस्तेमाल अल्कोहल बनाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है। अब क्या होता है कि जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को साफ करने के काम भी आते हैं। ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को साफ भी करते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जैसे कि सब्जियों के छिलके होते हैं। ठीक है। एनिमल का जो है वो वेस्ट होता है। ठीक है। फीसिस होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं इनको, ठीक है, ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है इनको सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं। ठीक है। इनको क्या करते हैं वो तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ये हार्मलेस हो जाते हैं जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, और इनका हम यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि ऑर्गेनिक मैन्योर जो थी वो कैसे बनती थी, वो काउडंग से बनती है। ठीक है। तो बैक्टीरियाज या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, उस काउडंग को एक हार्मलेस और यूजेबल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको हम ऑर्गेनिक मैन्योर बोलते हैं। ठीक है। और आपको पता होगा कि जो बैक्टीरिया हैं उनका इस्तेमाल दवाइयों को तैयार करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है। और एग्रीकल्चर में जो कृषि होती है उसमें अगर हमने सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाना है तो उसके लिए भी क्या करते हैं, बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। अब बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ठीक है। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको मिट्टी के अंदर फिक्स करता है, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। अब सॉइल की फर्टिलिटी जो क्या होती है, सॉइल फर्टिलिटी की डेफिनेशन एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। सॉइल फर्टिलिटी होती है कि कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेट अमाउंट, कि मतलब मिट्टी की वह क्षमता जिससे वह प्लांट्स को एक प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड करवा सके। ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं सॉइल फर्टिलिटी। अब जिसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट होंगे वो सॉइल ज़्यादा फर्टाइल होगी, जिसमें कम न्यूट्रिएंट होंगे वो सॉइल कम फर्टाइल होगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। ठीक है। कि दही और ब्रेड कैसे बनता है। आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा कि जो बैक्टीरिया है वो दूध को दही में बदल देते हैं। ठीक है। दूध से दही किसकी वजह से बनती है, बैक्टीरिया की वजह से। अब यहाँ पे पहेली आती है, वो एक क्वेश्चन पूछती है कि वो कई बार हैरान हो जाती है ये देख के कि उसकी जो माँ है, ठीक है, वो गर्म दूध में कुछ जो है वो दही डालती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगले दिन, ठीक है, जिस दूध में दही डाली थी वो पूरा का पूरा जो है वो दही में बदल जाता है। ठीक है। तो वो ये सोचती है कि ऐसा क्यों होता है। तो हमने पढ़ा था कि जो कर्ड है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है। जिसमें से कुछ बैक्टीरियम होते हैं, लैक्टोबैसिलस। ठीक है। ये क्या करते हैं, कर्ड की प्रमोशन करते हैं। ठीक है। मतलब बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस क्या होता है, ये दूध से दही बनने में जो है वो हेल्प करते हैं। ठीक है। और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो चीज़ बनाने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है। बैक्टीरियाज आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़। ठीक है। पिकल्स जैसे कि कुछ चीज़ बनाने के काम भी आते हैं। ठीक है। कुछ जो है वो अचार बनने में भी हेल्प करते हैं, और बहुत अलग अलग चीज़ें हैं खाने की जिसमें जो बैक्टीरिया है वो हेल्प करते हैं। और जो दही होती है, ठीक है, वो रवा इडली और भटूरा की एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होती है। ठीक है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्यों, क्या आप गैस कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है। ठीक है। और जो बैक्टीरिया और ईस्ट है, ठीक है, वो राइस इडली और डोसा के फर्मेंटेशन के लिए भी हेल्पफुल रहता है। बैक्टीरिया और ईस्ट क्या करते हैं, राइस इडली और डोसा की फर्मेंटेशन में जो है वो हेल्प करते हैं। फिर नेक्स्ट एक एक्टिविटी है, इसमें क्या बोला है कि आपने आधा किलो आटा लेना है। ठीक है।
और उसमें कुछ आपने शुगर डाल देनी है। जैसे ही उसके अंदर आप शुगर डाल दोगे तो उसके बाद उसको आपने गर्म पानी के साथ मिक्स करना है, ठीक है। जब मिक्स कर लोगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, कुछ अमाउंट उसमें डालना है ईस्ट पाउडर का, ठीक है। उसमें कुछ ईस्ट आपने डालना है और उसको अच्छी तरह से गूंथना है, ठीक है, ताकि वो सॉफ्ट बन जाए, जो आटा है वो सॉफ्ट बन जाए, ठीक है। तो आप 2 घंटे के बाद क्या ऑब्जर्व करोगे, क्या आपने नोटिस किया कि जो गूंथा हुआ आटा है वो उठा हुआ आपको दिखाई देने लगेगा, ठीक है, कि जो डग है वो राइज करना शुरू करेगा। अब देखो क्या होता है कि जैसे ही हम क्या करते हैं, ईस्ट को आटे के अंदर डालते हैं, तो जो ईस्ट होता है उसको खाना एक तरह से मिल जाता है, तो वो क्या होता है कि रिप्रोड्यूस होने लग जाता है बहुत जल्दी, ठीक है। मतलब वो मल्टीप्लाई होने लग जाता है। जैसे कि अगर हमने एक ईस्ट को डाला होगा इसमें, तो एक से बन जाएंगे दो, दो से चार, चार से छः, छः से 12, 12 से 24, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे वो, ठीक है। अब क्या होगा कि जब वो रेस्पायर कर रहे होंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। जैसे जैसे क्या होगा कि जो ईस्ट होगा वो रिप्रोड्यूस करेगा, अब साथ में वो रेस्पायर भी तो करेगा, ठीक है। जब रेस्पायर करेगा तो क्या होगा, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। अब जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी तो क्या होगा कि वो आटे के अंदर एक तरह से फैलने लग जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा कि जिसकी वजह से जैसे जैसे गैस फैलने लगेगी तो क्या होगा कि जो आटा होगा उसका वॉल्यूम, ठीक है, वो बढ़ने लग जाएगा, वो ज़्यादा जगह जो है वो घेरेगा। अब क्या होता है कि जो भी बेकिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तो जो भी बेकिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनमें ब्रेड, पेस्ट्रीज और केक को बनाने के लिए जो ईस्ट है वो एक तरह से आधार है। मतलब इसी का यूज़ करके बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में ब्रेड, पेस्ट्रीज और केक को तैयार किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका व्यावसायिक तौर पे क्या इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह से इनको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल को तैयार करने में किया जाता है, ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल, वाइन और एसिडिक एसिड को तैयार करने में किया जाता है। जो विनेगर होता है वो एसिडिक एसिड से ही बनता है, ठीक है। और एसिडिक एसिड जो है वो तैयार किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से, ठीक है। अब क्या होता है कि जो ईस्ट होता है, ठीक है, ईस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसका इस्तेमाल व्यावसायिक तौर पर अल्कोहल और वाइन को तैयार करने में किया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो ईस्ट होता है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है कि जो भी जैसे फ्रूट जूसेस होते हैं उनके ऊपर फेंक दिया जाता है, ऐसे रख दिया जाता है। तो क्या होता है कि फ्रूट जूसेस के अंदर जो नेचुरल शुगर होती है, ठीक है, उसके ऊपर वो ग्रो करने लग जाते हैं। और इसी वजह से क्या होता है कि जो भी फ्रूट जूसेस या फिर जो भी व्हीट है, राइस है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में या फिर वाइन में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, आपने क्या करना है, एक एक्टिविटी है, आपने 500 ml का बीकर लेना है, ठीक है। एक बीकर ले लिया। अब उसके अंदर क्या आपने थर्ड फोर्थ उसको भर देना है पानी से। मतलब उसको 75% आपने क्या करना है, पानी से भर देना है, ठीक है। अब उसमें क्या है बोला है कि आपने 2 से 3 चम्मच जो है वो चीनी के इसके अंदर डालने हैं, ठीक है। 2 से 3 चम्मच आपने चीनी के अंदर इसके डालने हैं और आधा चम्मच आपने क्या करना है, ईस्ट का डालना है, ठीक है। आधा चम्मच आपने इसका ईस्ट का डालना है, ठीक है। और इसको आपने ढक के किसी गर्म जगह पे 4 से 5 घंटे के लिए रख देना है। मतलब आप बीकर के अंदर जब पानी डाल दोगे उसके अंदर चीनी और ईस्ट भी डाल दोगे, तो उसको किसी चीज़ से ढक देना है और उसको 4 से 5 घंटे तक किसी गर्म जगह पे रखना है, ठीक है। और जब आप बाद में चेक करोगे 4 से 5 घंटे के बाद, तो इस सोल्यूशन से, ठीक है, वहाँ से कुछ स्मेल आपको सूंघने को मिलेगी। क्या आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या आपको वहाँ से कुछ स्मेल मिली। जो स्मेल वहाँ से आपको मिली होगी वो एक्चुअली क्या होगी, अल्कोहल की बनी होगी, अल्कोहल की स्मेल होगी, ठीक है। क्योंकि जो शुगर थी उसको ईस्ट ने किस में कन्वर्ट कर दिया था, अल्कोहल में, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होता है कि जो ईस्ट होता है वो शुगर को कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है फर्मेंटेशन, ठीक है। मतलब द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, ऐसी प्रोसेस जिसमें शुगर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है अल्कोहल में, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है फर्मेंटेशन, ठीक है। अब इसको
जो फर्मेंटेशन थी, इसको लुइस पास्टेयर ने 1857 में डिस्कवर किया था। ठीक है, तो आप इसका नाम याद रख सकते हो कि फर्मेंटेशन को सबसे पहले इसने जो है वो डिस्कवर किया था। फिर नेक्स्ट आता है मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका इस्तेमाल मेडिकल सेक्टर में किस तरह के तरीके से किया जाता है। ठीक है, मतलब जो दवाइयाँ हैं उनको बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो क्या होता है कि जब भी आप बीमार पड़ते हैं, जब भी आप बीमार हो जाते हो, तो जो डॉक्टर है, ठीक है, वो आपको हो सकता है कुछ एंटीबायोटिक दवाइयाँ, कैप्सूल या फिर इंजेक्शंस दे, जैसे कि पेंसिलिन। जब भी आप बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हो सकता है कि उस टाइम पे जो डॉक्टर है वो आपको कुछ टैबलेट, एंटीबायोटिक टैबलेट दे, कैप्सूल दे, या फिर पेंसिलिन जैसे कुछ इंजेक्शन होते हैं उनको दे। ठीक है, तो इनका जो जैसे इंजे पेंसिलिन है या फिर एंटीबायोटिक्स हैं, ये आते कहाँ से, इनका सोर्स क्या है। ठीक है, तो इनका जो सोर्स है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये क्या करते हैं, या जो मेडिसिन है ये क्या करती हैं कि जो भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं, ठीक है, इनको या तो मार देते हैं या तो उनको बढ़ने से रोक देते हैं। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी मेडिसिन होती हैं ये डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो मार देती हैं या तो उनकी जो ग्रोथ है उसको रोक देती हैं। ठीक है, तभी इनको क्या बोला जाता है, एंटीबायोटिक बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसी दवाइयाँ जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार दे या तो उनको बढ़ने से रोके, तो उनको बोला जाता है एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारी जो एंटीबायोटिक्स है उनको बैक्टीरिया और फंजाई की मदद से जो है वो तैयार किया जा रहा है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन एंड इराइथ्रोमाइसिन। ठीक है, ये कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं, ठीक है, जो कि नॉर्मली एंटीबायोटिक होती हैं जिनको बैक्टीरिया और फंजाई से तैयार किया जाता है। अब एंटीबायोटिक्स तैयार कैसे की जाती है, तो क्या होता है कि एक स्पेसिफिक तरह का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको ग्रो करवाया जाता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, फिर अलग अलग टाइप की जो डिजीज़ होती हैं, बीमारियां होती हैं, उनको क्योर करने के लिए, ठीक है, उससे ठीक करने के लिए फिर इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल किया जाता है। फिर क्या होता है कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, ठीक है, उनको लाइव स्टॉक के फीड में भी मिक्स किया जाता है। मतलब जो जानवर होते हैं, जो पशु होते हैं, उनकी जो फीड होती है उसमें भी मिक्स किया जाता है। ठीक है, और पोल्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है ताकि जो एनिमल्स को माइक्रोबायल इन्फेक्शन हो, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो भी इन्फेक्शन होता है वो ठीक हो जाए। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल सिर्फ ह्यूमन बींग के ऊपर ही नहीं, एनिमल्स के ऊपर भी इसको यूज़ किया जाता है उनको ठीक करने के लिए। ठीक है, और इनका इस्तेमाल बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनको कई बार बीमारी लग जाती है तो उससे उसको ठीक करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि जो एंटीबायोटिक थी उसको किसने डिस्कवर किया था, तो उसको डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, और कब किया था, 1929 में। तो 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे जिन्होंने क्या किया था, जो पेंसिलिन थी, ठीक है, उसको डिस्कवर किया था जो कि एंटीबायोटिक है। ठीक है, आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो एंटीबायोटिक है वो हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस के बाद ही लेनी है। अगर डॉक्टर आपको प्रेफर करता है, ठीक है, कि आपने एंटीबायोटिक लेनी है तभी आपने उसको लेना है, अदरवाइज़ नहीं लेना है। और अगर एंटीबायोटिक बोला है डॉक्टर ने लेने को और जितने टाइम तक बोला है तो वो कोर्स आपको क्या है कि कंप्लीट करना ही पड़ता है, तभी जाके जो इफ़ेक्ट है उस एंटीबायोटिक का वो होता है। उसके बाद बोला है कि अगर बाई चांस आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो उसको कंज्यूम भी नहीं करना है। ठीक है, या फिर ज़्यादा अमाउंट में जो रॉन्ग डोज होता है, ठीक है, वो भी नहीं लेना है। अगर डॉक्टर ने लिमिटेड अमाउंट में बोला है तो उतना ही लेना है, उससे ज़्यादा भी नहीं लेना है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा कंज्यूम करोगे या जब आपको नहीं चाहिए होती है एंटीबायोटिक तब आप उसको कंज्यूम करोगे, तो आने वाले टाइम में क्या होगा कि वो उतना आपकी बॉडी के अंदर इफेक्टिव नहीं रहेगा। जब आपको एक्चुअली में ज़रूरत पड़ेगी तब उस जो ड्रग है उसका इफेक्ट नहीं होगा आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, और क्या होता है कि जैसे अगर आप एंटीबायोटिक को ऐसे ही कंज्यूम करते हो तो हो सकता है कि जो आपकी बॉडी के अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरिया है जो आपके शरीर की मदद करते हैं, ठीक है, वो उनको भी मार सकता है। जो एंटीबायोटिक है अगर आप अननेसेसरीली यूज़ करोगे,
ठीक है, मतलब बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के आप यूज़ करोगे तो क्या होगा कि जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं हमारे शरीर में वो उसको भी मार देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के ऊपर एक तरह से रॉन्ग इफेक्ट पड़ेगा और आप बीमार भी हो सकते हैं। ठीक है, पर हमेशा याद रखें कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, ठीक है, उनका इफेक्ट कोल्ड और फ्लू के ऊपर नहीं होता है। मतलब जो एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है, इनका इफेक्ट जो है वो कोल्ड और फ्लू में नहीं हो सकता है। इतना हमेशा याद रखना कि अगर कभी बीमार हो, जैसे बुखार वगैरह आ जाता है, तो उस टाइम पे एंटीबायोटिक्स कोई असर नहीं कर पाएगी, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो है वो असर करती है उन बीमारियों के ऊपर जो बैक्टीरिया फैलाता है। ठीक है, और कोल्ड और फ्लू है ये वायरसेस फैलाते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कभी भी जैसे बुखार वगैरह हो तो एंटीबायोटिक्स को ना लें, क्योंकि उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ बैक्टीरिया को ही ख़त्म करते हैं और या उनकी ग्रोथ को जो है वो रोकते हैं। वायरसेस के ऊपर इनका कोई इफेक्ट नहीं होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा।